साथियों, पिछले एपिसोड में आपको बताया गया था कि कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, अछूतों के लिए क्या किया। बाबा साहब ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। आज आपको परिशिष्ट सेकंड में बाबा साहब जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं उनके विषय में जानकारी दी जाएगी। साथियों, बाबा साहब ने विदेशियों द्वारा कांग्रेस को समर्थन देने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण बताया कि कांग्रेस की प्रदर्शनात्मक गतिविधियां तथा अवज्ञा आंदोलन करके विदेशी सरकार द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करके करों का भुगतान रुकवाकर, करों का भुगतान मतलब टैक्स का भुगतान रुकवाकर अदालतों में गिरफ्तारी देकर सरकार से असहयोग करने का प्रचार करके कार्यालयों का बहिष्कार करके तथा देश की आज़ादी के लिए आत्म बलिदान एवं त्याग का प्रचार करके ब्रिटिश सरकार से लड़ने में जुटी है। दूसरी ओर विदेशियों की निगाह में कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य कोई पार्टियां इसमें कोई रुचि नहीं ले रही हैं, वो निष्क्रिय हैं और कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं ले रही है। इन सब परिस्थितियों से विदेशी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कांग्रेस स्वतंत्रता प्रेमी के रूप में देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही है, जबकि अन्य दल उदासीन है, चाहे बाधक ना भी हो। इसलिए स्वतंत्रता प्रेमी होने के नाते वो कांग्रेस का ही समर्थन करते हैं, जो अन्य दलों की अपेक्षा स्वतंत्रता संग्राम में लगी हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक भी लगता है, परंतु यहीं पे बाबा साहब प्रश्न उठाते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में ये बात स्वतंत्रता संघर्ष भारत की जनता को स्वाधीनता दिलाएगा। यदि यह सम्मोहन या क्रांति है तो मुझे खेद है कि अध्याय 7 में मेरा स्पष्टीकरण कि अछूत कांग्रेस के स्वतंत्रता संघर्ष में क्यों शामिल नहीं हुए, विदेशियों को वांछित रूप से प्रभावित नहीं कर पाया। परंतु इस पर मैं उनके साथ विवाद उत्पन्न करना नहीं चाहता, क्योंकि ये बात समझी जा सकती है कि उस अध्याय को पढ़ने के बाद कोई विदेशी कह सकता है कि मैंने ये कारण तो बताया है कि अछूत स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल क्यों नहीं हुए, किंतु इसका कोई आधार नहीं बताया गया है कि हम उस संस्था का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है। यदि कांग्रेस के समर्थन का आधार दूसरी स्थिति है तो ये अलग बात है। तब ये आवश्यक हो जाता है कि उनकी प्रवृत्ति की तार्किकता का निरूपण करें
और उन्हें गलती न करें कर दें, गलती ना कर दें। आमतौर से जो व्यक्ति अपने पत्ते नहीं खोलता और स्पष्ट तथा निश्चित रुख नहीं दिखाता ताकि उसकी ईमानदारी का परिचय मिल सके, जो लोगों का दिल नहीं जीतता और अपनी मंशा पर संदेह रखने वालों से सहयोग नहीं लेता, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कांग्रेस पर भी यही नियम लागू होना चाहिए, परंतु जैसा कि मैंने अध्याय 7 में कहा है, कांग्रेस ने उस लोकतंत्र का स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं किया है जिसे वह भारत में लागू करना चाहती है। यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि पराधीन वर्गों की विशेष रूप से उसमें अछूतों की क्या स्थिति होगी। दरअसल में अछूतों और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की अनवरत मांग के बावजूद उसने ये प्रारूप पेश नहीं किया है। ऐसी धारणा के अभाव में विदेशियों के बारे में यह विचित्र सा लगता है कि वो इस आधार पर कांग्रेस का समर्थन करें कि वो लोकतंत्र की हामी है। यह समझने का कई आधार निश्चित रूप से नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, यह समझने का कोई आधार निश्चित रूप से नहीं है कि कांग्रेस भारत के लोकतंत्र की स्थापना का आयोजन कर रही है। ऐसा निष्कर्ष मात्र इसी बात से नहीं निकल सकता कि कांग्रेस स्वतंत्रता संघर्ष में जुटी है। इससे पूर्व कि वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, उनका कर्तव्य है कि वो एक और अन्य प्रश्न पूछें कि कांग्रेस किसकी आज़ादी के लिए लड़ रही है। अपेक्षाकृत इस प्रश्न के कि क्या कांग्रेस किसी की आज़ादी के लिए लड़ रही है, यह एक प्रत्यक्ष और आवश्यक प्रश्न है और किसी भी स्वतंत्रता प्रेमी की यह गलती होगी कि वो सच्चाई जानने पर जोर दिए बिना कांग्रेस का समर्थन करे। परंतु जो विदेशी कांग्रेस के पक्षधर हैं, वे ऐसे प्रश्न उठाने की परवाह नहीं करते। सोचने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठाएं और उस पर जोर दें, और यदि वह प्रश्न उठाएगा और उस पर जोर देगा तो मुझे विश्वास है कि उसे भरपूर सबूत मिलेंगे कि कांग्रेस लोकतंत्र के लिए कार्य कर रही है, कि कांग्रेस लोकतंत्र के लिए कार्य नहीं कर रही है, बल्कि प्राचीन हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए काम कर रही है। बाबा साहब जोर देकर कहते हैं कि अगर वो प्रश्न जोरदारी से उठाएं और जोर दें तो मुझे विश्वास है कि उसे भरपूर सबूत मिलेंगे, पूरे सबूत मिलेंगे कि कांग्रेस लोकतंत्र के लिए कार्य नहीं कर रही है, बल्कि प्राचीन हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए काम कर रही है, जिसमें वंशानुगत शासक वर्ग हो और वंशानुगत दास। बहुत बड़ी बात, और ये 1932 के पूना पैक्ट में स्पष्ट हो चुका है। इसीलिए बाबा साहब इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि ये चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि कांग्रेस किसके लिए संघर्ष कर रही है। बाबा साहब बड़े क्लियर शब्दों में बताते हैं और इसी बात को भारत के अछूतों को समझने की आवश्यकता है। वो कांग्रेस के बहकावे में आ जाते हैं
कि ये कांग्रेस किसके लिए संघर्ष कर रही है, तो बाबा साहब बड़े स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि ये कांग्रेस लोकतंत्र के लिए कार्य नहीं कर रही है, लोकतंत्र के स्थापना के लिए संघर्ष नहीं कर रही है, बल्कि ये कांग्रेस प्राचीन हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए काम कर रही है, जिससे वंशानुगत शासक वर्ग हो और वंशानुगत दास हो। आगे कहते हैं, मेहनतकश जातियां विशेष रूप से अछूतों के हित चिंतन संबंधी विदेशी की प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण बात है। मेहनतकश जातियां विशेष रूप से अछूतों के हित चिंतन संबंधी विदेशी की प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण बात है और कोई भी पक्ष इसे विलक्षणता मानकर खारिज नहीं कर सकता। अछूतों का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वो इस पर विचार करे और कांग्रेस समर्थक विदेशियों को समझाने की पूरी कोशिश करे कि वो गलत दल का समर्थन कर रहा है। साथियों, बाबा साहब बार बार जोर देते हैं कि अछूतों के पक्ष को लोग जानने का प्रयास करें कि कांग्रेस क्या चाहती है, उसकी मंशा क्या है, और कांग्रेस समर्थक विदेशियों को समझाने में पूरी कोशिश करें कि वो गलत दल का समर्थन कर रहे हैं। इस स्थिति को और इसका विशेष रूप से विवरण बाबा साहब ने अध्याय 7 में किया भी है, जिसे शायद विदेशियों ने ढंग से पढ़ा और समझा नहीं है। तो साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। अगली जानकारी आपको परिशिष्ट 3 में जो बाबा साहब ने दी जाएगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।